हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है मुदगल बायोलॉजी में। आज हम बात करेंगे प्रोकैरियोट सेल के बारे में। प्रोकैरियोट सेल क्या होती है, कैसे इनकी खोज हुई, किस तरह से हम प्रोकैरियोट सेल को पहचान कर सकते हैं, क्या क्या इसके लक्षण हैं। तो कंप्लीट डिटेल हम आज प्रोकैरियोट सेल के बारे में पढ़ेंगे। प्रोकैरियोट सेल सबसे पहले पाई जाने वाली कोशिका है, यानी कि इन कोशिकाओं में किसी भी तरह का कोई मॉडिफिकेशन नहीं था। सबसे सिंपल और सबसे सरल प्रकार की ये कोशिकाएं थी। कैसे थी वो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पर 3 डायग्राम बनाए हुए हैं और उसके बाद नीचे कुछ टाइप्स लिखे हुए हैं बैक्टीरिया के। तो देखिए, एक यहाँ पर मैंने बैक्टीरिया बनाया हुआ है, उसके बाद मैंने पीपीएलओ बनाया है जिसको हम बोलते हैं माइकोप्लाज्मा, यानी कि प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। उसके बाद मैंने यहाँ पर एक वायरस बनाया हुआ है, यानी वायरस का डायग्राम बनाया हुआ है। इनको यदि हम बात करें तो सबसे पहले हमें इनकी ये चीज देखनी होगी कि इनको हम पहचान कैसे सकते हैं। तो हम एक टिपिकली यदि यूकैरियोट सेल से यदि इसकी तुलना करें तो हम क्या देखते हैं कि यूकैरियोट सेल को जब हम देखते हैं तो उसमें हमें बहुत सारी चीज मॉडिफाई दिखाई देती हैं। जो भी चीज हमें दिखाई देती है वो एक सिस्टम में पूरे में वर्क करती है, यानी एक सिस्टमेटिक सब चीज हमें दिखाई देती है। लेकिन जब हम एक प्रोकैरियोट सेल के अंदर देखते हैं तो उसमें हमें कोई भी सिस्टम दिखाई नहीं देता, ना ही हमें इसमें न्यूक्लियस दिखाई देता है, ना ही हमें कोई डीएनए के लिए कोई स्थान दिखाई देता है, और ना भी कोई हमें कोशिकांग या ऑर्गेनेल्स हमें दिखाई देता है। यदि हम टिपिकली बैक्टीरियल सेल की बात करें तो यहाँ पर जो बैक्टीरिया सेल बनी हुई है ना तो इसके पास हमें कोई न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है और हमें ना ही इसका कोई डीएनए जेनेटिक मटेरियल हमें दिखाई दे रहा है। अब हम यदि कोशिकाओं की बात करें तो कोशिकाएं जो प्रोकैरियोट सेल होती हैं, ये प्रोकैरियोट सेल बहुत ही रैपिडली डिवाइड करती हैं, यानी कि इनकी जो विभाजन करने की गति है बहुत तेज है एज कंपेयर टू यूकैरियोट सेल। यदि हम इनकी यूकैरियोट सेल से तुलना करें तो इनकी जो साइज है वो यूकैरियोट के मुकाबले बहुत छोटी है, क्योंकि यूकैरियोट जो कोशिका है, यदि हम कोई भी कोशिका उठा के देखें यूकैरियोट सेल, तो हम यदि हम अपने नर्व सेल को ही ले लें, उसके मुकाबले यदि हम इनका साइज देखें तो हम क्या देखते हैं कि इनका जो साइज है वो देखिए 1 से 2 माइक्रोन तो दिया गया है यहाँ पर बैक्टीरिया का साइज आपका। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था 3 to 5 माइक्रोन। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि मैंने आपको बताया बैक्टीरिया बहुत तरह के होते हैं, ठीक है। तो कोई एक बैक्टीरिया नहीं है, लेकिन हमने यहाँ पर टिपिकल जो साइज लिया है 1 से 2 माइक्रोन होती है, लेकिन कुछ बैक्टीरिया 3 to 5 माइक्रोन के भी होते हैं, सिंपल। उसके बाद हम बात करते हैं माइकोप्लाज्मा। मैंने आपको बताया था सबसे स्मॉलेस्ट सेल, सबसे छोटी कोशिका है माइकोप्लाज्मा, उसका ही दूसरा नाम है पीपीएलओ। इसको यदि टर्म देखें तो प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, यानी कि प्लूरोनिमोनिया जैसे दिखने वाले ऑर्गेनिज्म या ऐसे दिखने वाले जीव, उनको हम बोलते हैं पीपीएलओ या फिर माइकोप्लाज्मा। इनकी यदि हम साइज की बात करें तो इनका जो साइज है वो 0.1 माइक्रोन है, जो कि बैक्टीरिया जो फिल्टर होते हैं उससे बहुत छोटा है। इसीलिए ये क्या करते हैं, बैक्टीरिया फिल्टर से नीचे निकल जाते हैं। तीसरी यदि हम बात करें वायरस की, तो वायरस देखिए, वायरस की जो साइज है वो माइकोप्लाज्मा से भी छोटी है, क्योंकि वायरस भी कई प्रकार के होते हैं। तो वायरस की साइज 0.02 माइक्रोन से लेके 0.2 माइक्रोन तक हो सकती है। तो ये इनकी साइज को लेके वेराइटी है, बहुत सारी हम कह सकते हैं विविधता हमें दिखाई देती है इनकी साइज को लेके, इनके शेप को लेके। अब हम बात करें बैक्टीरिया की, तो बैक्टीरिया के लिए हम 4 प्रकार के बैक्टीरिया हमें दिखाई देते हैं। जब मैंने आपको किंगडम मोनेरा पढ़ाया था तो वहां पर भी मैंने आपको बैक्टीरिया के जो टाइप्स थे वो बताए थे। एक बार मैं आपको यहाँ पर रिवाइज करा देता हूँ, उस वीडियो की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां जाकर उसको चेकआउट कर सकते हैं। तो देखिए, 4 मैंने यहाँ पर टाइप लिखे हुए हैं। एक लिखा है मैंने कोकस, एक लिखा है मैंने बेसिलस, एक लिखा है मैंने विब्रियो या फिर विब्रो, एक लिखा है मैंने स्पेरिकल। यदि इनके नाम पे जाए और इनका नाम देखें तो यहाँ पर जो कोकस के अंदर जो हमें बैक्टीरिया मिलेंगे वो हमें गोलाकार मिलेंगे, ठीक है। जिनकी जो शेप होगी वो राउंड शेप जो बैक्टीरिया होंगे उनको हम कोकस बोलेंगे। इसी तरह से यदि एक कोकस है हमारे पास तो उसको बोलेंगे हम सिर्फ कोकस या मोनोकोकस। यदि ऐसे 2 कोशिकाएं जुड़ जाएंगी तो उसको बोलेंगे अपन डिप्लोकोकस। और ऐसी बहुत सारी कोशिकाएं बन जाएंगी और स्ट्रिप लाइक स्ट्रक्चर बन जाए या फिर हम कहें चेन जैसी संरचना बन जाए तो इसको बोलेंगे हम स्ट्रेप्टोकोकस। उसके बाद यदि बात करें हम कि ये यदि 2D में ऐसे जुड़ने लग जाएं, ठीक है, बहुत सारे जो कोकस बैक्टीरिया हैं वो ऐसे जुड़ने लग जाएंगे तो ये जो स्ट्रक्चर बनेगी इसको बोलेंगे अपन स्टेफाइलोकोकस, ठीक है। और यदि एक और कंडीशन हमारे पास क्या बनती है कि यदि ये क्यूब की जैसी बनने लग जाएं, ठीक है, यदि ये 3D में जुड़ने लग जाएं तो तब हम इसके स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे, तब हम इसको बोलेंगे सारसीना, ठीक है। तो ये इस तरह से इनकी जो कोकस है उसमें भी डिवाइड किए गए हैं पार्ट्स आपके, या फिर हम कह सकते हैं टाइप्स आपके। सेम इसी तरह से बेसिलस हो सकता है, डिप्लोबेसिलस हो सकता है, स्ट्रेप्टोबेसिलस हो सकता है, तो हैंड्स ऑन ये सारी चीजें हमें दिखाई देती हैं। तो कोकस का जो हमें मेन जो चीज हमें याद रखनी वो ये है कि इसका शेप कैसा होता है। तो इसका जो शेप है वो राउंड शेप होता है,
ठीक है, कोकस का। इसको याद करने की मैंने आपको एक छोटी सी टिप भी उस वीडियो में दी है, वो मैं आपको फिर एक बार रिवाइज करा देता हूँ कि कोकस को हम कोका से रिलेट कर सकते हैं, यानी कॉफी का जो बीज होता है, तो कॉफी का जो बीज होता है, सीड होता है, वो राउंड होता है, तो उससे हम इसको रिलेट करके हम इसको देख सकते हैं कि ये भी राउंड होंगे, कोकस जो बैक्टीरिया होंगे। अब दूसरी बात करें हम बेसिलस की, तो बेसिलस जो बैक्टीरिया हैं वो आपके रॉड शेप होते हैं, ठीक है, रॉड डंडे जैसी इनकी संरचना होती है। अब यदि इनको हम बात करें कि इनको याद करने की क्या एक छोटी सी टिप है, वो ये है कि हम बेसिलस से हम यदि लिंक करें तो हमारा जो टर्म निकल के आएगा वो आएगा बेसबॉल का डंडा, यानी कि बेसबॉल जो कि खेलते हैं खिलाड़ी, उनका जो बैट होता है बिल्कुल रॉड जैसा होता है, तो वहां से हम बेसिलस से जो बैक्टीरिया की शेप बनेगी वो रॉड शेप बैक्टीरिया बनेगी बेसिलस की। अगली बात करते हैं बिब्रो या फिर बिब्रियो, तो इनकी जो शेप होती है वो कॉमा लाइक शेप होती है इनकी, बिल्कुल कॉमा जैसी, ठीक है, हम यदि कॉमा बनाते हैं तो हम कॉमा ऐसा बनाते हैं, तो इस तरह की बिल्कुल इनकी शेप पाई जाती है कॉमा जैसी, तो ये होते हैं आपके बिब्रियो। उसके बाद बात आती है आपकी स्फेरिकल, तो स्फेरिकल जो बैक्टीरिया है वो होते हैं स्पाइरल, जैसे स्पाइरलम, स्पाइरलम जो बैक्टीरिया है आपका वो स्फेरिकल के अंदर ही आता है। इसको यदि हम याद करने की ट्रिक देखें तो इनकी जो शेप होती है वो ऐसी होती है, कुछ स्प्रिंग जैसी, ठीक है, स्पाइरिकल जिसको हम शेप बोलते हैं। अब इसको याद करने की कैसी बात करेंगे कि हम स्पेरिकल को हम लिंक कर सकते हैं स्पाइरल से, तो स्पाइरल बाइंडिंग की जो हमारी कॉपीज आती हैं जो साइड में उनकी स्प्रिंग लगी आती है, वहां से हम इनको लिंक कर सकते हैं। तो ये जो 4 मेजर टाइप हैं वो आपके बैक्टीरिया के टाइप हैं, कोकस, बेसिलस, बिब्रियो और स्पेरिकल यानी स्पाइरिकल। अब हम इनके स्ट्रक्चर की बात करके चलते हैं कि हम यदि प्रोकैरियोट सेल के स्ट्रक्चर को देखें तो हमें कैसा दिखाई देगा प्रोकैरियोट सेल। माना कि ये हमने प्रोकैरियोट सेल एक बनाई, ये इसकी सेल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, और इसके बाद बाहर इसकी पाई जाती है सेल बॉल, ये होगी आपकी सेल बॉल और ये होगी आपकी सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, सेल बॉल होगी, सेल मेम्ब्रेन होगी, बीच में ही कहीं इसमें न्यूक्लियस होगा जो कि हम कह सकते हैं जो कि वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं होगा। वीडियो मैंने आपको इससे पहले भी बना रखी है प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के बीच में, वहां पर मैंने आपको बिल्कुल बेसिक बताया है कि प्रोकैरियोट सेल क्या होती है और यूकैरियोट सेल क्या होती है। यहाँ पर मैं आपको तो उसके थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूँ कि इनके पास सेल बॉल होती है, सेल मेम्ब्रेन भी होती है। टिपिकली हम बात करें तो सेल बॉल जो होती है वो सभी कोशिकाओं के पास होती है, प्रोकैरियोट जो सेल होते हैं। सेल बॉल जो है वो आपकी जितनी भी प्रोकैरियोट सेल हैं सबके पास होगी, ठीक है। और यदि हम यूकैरियोट सेल की बात करें तो यूकैरियोट में 2 तरह की कोशिकाएं पाई जाती हैं, एक आपकी एनिमल सेल पाई जाती हैं, दूसरी आपकी प्लांट सेल पाई जाती हैं। अब यदि हम बात करें सेल बॉल के फेवर में तो सेल बॉल एनिमल सेल में जो है वो एब्सेंट होती है और प्लांट सेल में हम बात करें प्रेजेंट होती है। कुछ बच्चे इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि सेल बॉल एनिमल में पाई जाएगी या प्लांट में पाई जाएगी, तो इसको मैं आपको एक छोटा सा लिंक करने का तरीका बता देता हूं कि जहां से आप हमेशा आपके दिमाग में ये चीज बनी रहेगी। तो देखिए, हम सब जानते हैं कि हम है या फिर कोई भी जो एनिमल है वो अपनी सुरक्षा खुद कर सकता है, ठीक है, वो सुरक्षा भी कर सकता है, साथ ही साथ अपना फेवर भी यानी कि उस पर अपना हमला भी कर सकता है। लेकिन वही हम प्लांट्स की बात करें तो बहुत सारे क्या जो मेजोरिटी जो प्लांट्स हैं वो सुरक्षा नहीं कर सकते, कोई भी जानवर आएगा या कोई भी जो जीव आएगा वो उसको खा जाता है या उनका जो हम कह सकते हैं कोई भी उनको उखाड़ के फेंक सकता है। तो इस तरह से हम सेल की ही बात करें यदि प्लांट सेल की, तो प्लांट सेल अपनी रक्षा के लिए या हम कह सकते हैं अपनी सुरक्षा के लिए, प्रोटेक्शन के लिए अपने बाहर एक कवच बनाए रखती है जिसे हम बोलते हैं सेल वॉल, ठीक है। तो इस तरह से आप छोटी सी चीज से लिंक करके आप इसको याद कर सकते हैं कि प्लांट्स क्योंकि वो कमजोर होते हैं, वो अपनी सुरक्षा खुद नहीं कर सकते, इसलिए उनके पास सेल बॉल पाई जाती है जो कि उनके लिए प्रोटेक्शन का काम करती है। और एनिमल अपनी सुरक्षा खुद कर सकते हैं तो इसलिए उनके पास सेल बॉल नहीं पाई जाती। अब दूसरी बात करें हम कि सेल बॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच में कुछ ऐसा कुछ लिक्विड पाया जाएगा, लिक्विड मटेरियल पाया जाएगा, मैट्रिक्स पाया जाएगा, जिसको कि हम बोलेंगे साइटोप्लाज्म, हिंदी में बोलेंगे हम इसको कोशिका द्रव्य, ठीक है। कोशिका के अंदर पाया जा रहा है और द्रव्य इसकी स्ट्रक्चर है तो इसलिए हम बोलेंगे कोशिका द्रव्य या फिर साइटोप्लाज्म। अब यदि हम इसके जीनोमिक मटेरियल की बात करें या फिर जेनेटिक मटेरियल की बात करें तो जेनेटिक मटेरियल इसका क्योंकि इसमें न्यूक्लियस जो है वो वेल डेवलप्ड नहीं है, कहीं भी इसमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं है। वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस हम किसे कहेंगे, तो उसकी क्या परिभाषा है, उसकी परिभाषा ये है कि यदि न्यूक्लियस के पास, माना कि ये कोई सेल है, इसके पास ये न्यूक्लियस है, तो यदि इसके ऊपर मेम्ब्रेन पाई जाएगी, मेम्ब्रेन इसके पास है,
तो वो वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस है या फिर वेल डेवलप्ड सेल है। यदि उसके पास न्यूक्लियस के पास जो मेम्ब्रेन है वो नहीं है तो हम उसको वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं कह सकते। तो सेम केस प्रोकैरियोट के पास क्या होता है कि यहाँ पर जो है न्यूक्लियस आपका उसके पास कोई मेम्ब्रेन नहीं है, वो वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस की कैटेगरी में नहीं आएगा। तो इसलिए जब न्यूक्लियस हमारे पास वेल डेवलप्ड नहीं है, हम जानते हैं जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है वो न्यूक्लियस के अंदर स्टोर रहता है, तो यहाँ पर जब न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड नहीं है तो इसलिए जो जेनेटिक मटेरियल आपका वो भी बाहर ही कहीं पड़ा रहेगा। ठीक है, यहीं पर हमें कहीं फैला हुआ उसमें दिख जाएगा, एक पर्टिकुलर जगह पे हमें वो दिखाई नहीं देगा, पर्टिकुलर स्पेस में हम उसे नहीं देख सकते कि यहीं पर हमें जो जेनेटिक मटेरियल है वो मिलेगा। दूसरी बात करें हम, जेनेटिक मटेरियल जो है वो कवर्ड नहीं होता। कवर्ड किससे होना चाहिए? जेनेटिक मटेरियल है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर्ड होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है इसलिए वो अनकवर्ड रहता है। तीसरी हम यहाँ पर एक और चीज बात करें कि जो जेनेटिक मटेरियल या फिर हम कहें जीनोम जो है, जीनोम को क्या बोलते हैं? जेनेटिक मटेरियल को ही हम जीनोम बोलते हैं। वो जीनोम आपका डीएनए हो सकता है, वो आपका आरएनए हो सकता है। ठीक है, और जो बैक्टीरिया के अंदर जो डीएनए पाया जाता है आपका, वो पहली चीज सिंगल एक क्रोमोसोम होगा। ठीक है, हम यदि बात करें हमारे अंदर जो क्रोमोसोम है उनकी डबल क्रोमोसोम पाए जाते हैं। ठीक है, डबल क्रोमोसोम पाए जाते हैं, लेकिन जो बैक्टीरिया के अंदर जो क्रोमोसोम पाया जाएगा वो सिंगल क्रोमोसोम पाया जाएगा। साथ ही साथ जो इनका क्रोमोसोम है वो स्फेरिकल होगा, यानी कि यदि हम इसको एक और सेल की बात करें, बैक्टीरियल सेल की, तो इनका जो हम कहीं जीनोम पाया जाएगा वो कुछ इस तरह से सर्कुलर वे में पाया जाएगा। इनका जो डीएनए है या फिर इनका जो आरएनए है वो इनका सर्कुलर वे में पाया जाएगा। वहीं अगर हम हमारे की बात करें तो हमारा जो डीएनए है वो लीनियर पाया जाता है। ठीक है, लेकिन इनका जो डीएनए है या आरएनए जो भी है वो इनका सर्कुलर पाया जाएगा। एक और बात करें बैक्टीरियल सेल की, कि हमने देखा कि इनका जो डीएनए है वो सर्कुलर है, लेकिन इसके साथ ही साथ इनके पर एक और दूसरा सर्कुलर डीएनए पाया जाता है, जो कि मेन जो इनका जीनोम है, जीनोम यानी कि जो इनका जेनेटिक मटेरियल जहां पर स्टोर है, उसके अलावा एक और सर्कुलर डीएनए पाया जाता है, वृत्ताकार डीएनए पाया जाता है, जिसे कि हम बोलते हैं प्लाज्मिड। आपने नाम जरूर सुना होगा प्लाज्मिड का। तो वो ये चीज है प्लाज्मिड कि बैक्टीरिया के अंदर या फिर प्रोकैरियोट सेल के अंदर जो इनका जीनोमिक पार्ट है, इनका जो जीनोम है, उसके अलावा भी एक सर्कुलर डीएनए पाया जाता है, या हम कहें एक वृत्ताकार डीएनए पाया जाता है। उस वृत्ताकार डीएनए सर्कुलर डीएनए को ही हम प्लाज्मिड कहते हैं। अब यदि बात करें कि प्लाज्मिड का वर्क क्या है, तो मेजरली जो प्लाज्मिड है उसका जो वर्क है वो रेजिस्टेंस का वर्क है, यानी कि बहुत सारी चीजें हैं जो कि ये जो इनका जीनोम है, मेन जो जीनोम है वो नहीं कर सकता, लेकिन अगर कोई चीज प्रकृति ने, नेचर ने इसको एक्स्ट्रा दिया तो उसका काम भी जरूर दिया होगा। तो हम यदि इस विकेश में बात करें तो यहाँ पर जो आपका प्लाज्मिड है उसका काम क्या है? उसका काम है आपका जो आपकी एंटीबायोटिक्स होती हैं, एंटीबायोटिक्स होती हैं उनसे बैक्टीरियल सेल को बचाता है, रेजिस्टेंस उनको प्रदान करता है। जो एंटीबायोटिक्स हम देते हैं उनसे बैक्टीरियल सेल को कोई नुकसान नहीं होता। कभी कभी आपने देखा होगा कि हम कोई भी बीमारी जो हमारी बैक्टीरियल जो डिजीज हो जाती है उसके बाद हम एंटीबायोटिक्स लेते हैं हमें, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं होता। तो वहां पर जो उसका सर्कुलर जो डीएनए है जिसे हम प्लाज्मिड कहते हैं, उसने उसको रेजिस्टेंस बना दिया है एंटीबायोटिक के लिए। अब हम यहाँ पर एक और चीज देखें तो हमें क्या चीज दिखाई देगी? अब हम हमने सेल के अंदर घुसे, हम सेल के अंदर हमने न्यूक्लियस की बात की, अब हम दूसरे ऑर्गेनेल्स की बात करेंगे कि जब हम यूकैरियोट सेल के अंदर जाते हैं तो वहां पर हमें एक वेल डेवलप्ड ऑर्गेनेल्स दिखाई देते हैं जो कि डबल मेम्ब्रेन होते हैं, जैसे कि हमें माइटोकॉन्ड्रिया दिखाई देता है, हमें न्यूक्लियस दिखाई देता है वेल डेवलप्ड, हमें गोल्जी अपैरेटस दिखाई देता है, हमें बहुत सारी चीजें दिखाई देती हैं। ठीक है, ईआर वगैरह, तो सारी चीजें हमें दिखाई देती हैं। लेकिन यदि हम बैक्टीरियल सेल के अंदर जाएं तो ऐसी कोई भी चीज हमें दिखाई नहीं देगी। ठीक है, क्योंकि ये प्रिमिटिव टाइप की सेल हैं, ये प्राचीन टाइप की सेल हैं, ये कुछ ना सबसे पहले पाई गई, सबसे पहले इनका इजाद हुआ है, इसलिए यहाँ पर कोई भी चीज डेवलप हम कह सकते हैं नहीं हुई है अभी तक। यहाँ पर ये सारे जो ऑर्गेनेल्स मैंने अभी नाम लिए वो सारे एब्सेंट होते हैं। लेकिन एक ऐसा ऑर्गेनेल्स है जो कि यहाँ पर भी पाया जाएगा, यानी प्रोकैरियोट में भी पाया जाएगा और सेम आपका यूकैरियोट में भी पाया जाएगा। इससे पहले वाला जो वीडियो था जो हमने ओवरव्यू में पढ़ा था, वहां पर भी मैंने आपको बताया था कि राइबोसोम जो होते हैं, जब हम आगे पढ़ेंगे राइबोसोम को डिटेल में तो हम इनका जो काम देखेंगे वो ये है कि ये प्रोटीन सिंथेसिस में वर्क करते हैं। तो हम जानते हैं कि प्रोटीन जो है वो बैक्टीरिया के लिए भी जरूरी है, यानी यूकैरियोट सेल, प्रोकैरियोट सेल के लिए भी जरूरी है, और एज वेल एज यूकैरियोट सेल के लिए भी प्रोटीन जरूरी है। इसलिए जो राइबोसोम है वो जो नेचर है उसने दोनों को दिए हैं, लेकिन ये जो राइबोसोम है वो डबल मेम्ब्रेनस नहीं होते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी थोड़ी सी कमी रख दी है क्योंकि ये प्राचीन प्रकार की कोशिकाएं हैं, इसलिए इन पर डबल मेम्ब्रेन जो राइबोसोम्स है वो नहीं पाए जाते, सिंपल प्रकार के राइबोसोम्स यहाँ पर पाए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि राइबोसोम ही सिर्फ ऐसे ऑर्गेनेल्स हैं जो कि आपके यूकैरियोट सेल के अंदर भी पाए जाएंगे और प्रोकैरियोट सेल के अंदर भी पाए जाएंगे। बाकी का आपका कोई भी ऐसा ऑर्गेनेल्स नहीं है जो कि यूकैरियोट और प्रोकैरियोट दोनों के अंदर पाया जाएगा।
अब हम एक और चीज बात करते हैं कि प्रोटीन की इनके लिए नीड थी, तो प्रोटीन इनके लिए बना दी राइबोसोम ने। अब हम बात करते हैं इनको एनर्जी कहां से मिलती है। तो मेजर जो आपका पॉइंट आता है कि हम यदि यूकेरियोट सेल में बात करें तो यूकेरियोट सेल में एनर्जी के लिए माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है आपका। तो हम देखें कि यदि प्रोकैरियोट सेल को यदि एनर्जी लेनी होगी तो वो एनर्जी कहां से लेगा। तो प्रोकैरियोट सेल की यदि बात करें तो ये देखिए, माना हमने सेल बॉल है आपकी, लेकिन यहां पर जो सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये कुछ ऐसे फोल्डिंग्स बन जाती हैं यहां पर, किसके अंदर, सेल मेम्ब्रेन अपने लिए अंदर फोल्डिंग्स बना लेती है, और इन फोल्डिंग्स का जो नाम है वो है, इनका नाम मीजोसोम्स। ये काम क्या करते हैं, ये माइटोकॉन्ड्रिया की जगह काम करते हैं। जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऑक्सीडेशन होता है, उससे हमें एनर्जी प्रोड्यूस होती है, सेम यहाँ पर प्रोकैरियोट सेल के अंदर काम होता है कि इनकी जो सेल मेम्ब्रेन है वो की इंटरफोल्डिंग करती है, यानी कि अंदर से थोड़ी फोल्ड हो जाती है, और फोल्ड होने के बाद कुछ स्ट्रक्चर बनाती है जिसे हम कहते हैं मीजोसोम्स। कुछ इस तरह के आपको स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं जिन्हें हम बोलते हैं मीजोसोम्स। तो इस तरह से आज हमने जो प्रोकैरियोट सेल है आपकी, उसके बेसिक्स के बारे में जाना, ठीक है। आगे जब हम बात करेंगे अगले लेक्चर में, तो हम इसकी जो सेल बॉल या सेल मेम्ब्रेन है इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही मेजर रोल प्ले करती है आपकी जो बैक्टीरियल सेल की सेल बॉल है, ये सेल मेम्ब्रेन है। तो इनको हम आगे अगले लेक्चर में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। देश से प्यार करें, माता पिता से प्यार करें। जय हिंद।